अब बच्चों हम चर्चा कर रहे थे मानव नेत्र की आंतरिक व बाह्य संरचना। तो जैसा कि आप जान रहे हो, मानव नेत्र की संरचना के बारे में हम लोग स्पष्ट किए थे कि मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके द्वारा छोटी बड़ी दूर की और पास की सभी प्रकार की वस्तुओं को देखा जाता है। यह एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है, वस्तुओं के प्रतिबिंब भी बनाता है और उसकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित करता है। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र के रूप में इसको समझ सकते हैं। मानव नेत्र एक इस तरह से जो है वर्क है कि इसकी कंट्रोलिंग किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है, किंतु मस्तिष्क उसे सही और स्पष्ट आभास कराता है। आपको बाह्य संरचना के थ्रू बताए थे कि मानव नेत्र दो नेत्र गोलक के रूप में खोपड़ी के नेत्र कोटर में 6 कंकाल पेशियों द्वारा समायोजित होता है, जिसकी सहायता से हम नेत्र गोलक को बाएं दाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। और यह भी बताए थे कि नेत्र गोलक के किनारे का हिस्सा नेत्र कुल्या होता है, जिसके ठीक पीछे अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं और जहाँ से अश्रु स्रावित होता रहता है और नेत्र गोलक हमेशा नम बना रहता है। यह भी एक्सप्लेन किया गया था कि नेत्र गोलक की सुरक्षा के लिए ऊपरी और निचली 2 पलकें होती हैं, जो बाहर से धूल धुआं आदि से नेत्र की रक्षा करती हैं। ऊपरी पलक चल पलक होती है, जबकि निचली पलक स्थिर पलक होती है। और आपको बताए थे कि पलकों के सिरे पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं, जो धूल वगैरह के कण से सुरक्षा करती है नेत्रों की। और बच्चों, आंतरिक संरचना में आपको एक्सप्लेन किए थे कि नेत्र गोलक का कुछ हिस्सा खोपड़ी के अंदर और शेष हिस्सा खोपड़ी के बाहर होता है। अंदर और बाहर के संपूर्ण भाग को मिला करके नेत्र लगभग गोल आकार का होता है और नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली पटल दृढ़ पटल कहलाती है, क्योंकि यह श्वेत, दृढ़ और अपारदर्शी होती है। दृढ़ पटल के सामने का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ, कोमल, अश्वेत और पारदर्शी होता है और यह भाग आपको बताए थे श्वेत मंडल या कार्निया कहलाता है। इसी भाग से होकर प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। इस भाग को नेत्र द्वार या गेट ऑफ द ह्यूमन आई कहते हैं। और बच्चों, दृढ़ पटल के भीतर की ओर गाढ़े भूरे रंग की, रक्त के कलर की एक और पटल होती है नेत्र की, जिसे हम गाढ़े भूरे होने के कारण रक्तक पटल कहते हैं, जो ज़्यादातर प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे नेत्रों के सम्मुख स्थित वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब मिलता या बनता है। और बच्चों, ये भी समझाए थे कि अगर रक्तक पटल से जुड़ी हुई कुछ मांसपेशियां निकली रहती हैं, जिन्हें हम सिलेरी पेशियां या पश्चिमार्ध की पेशियां कहते हैं, जिनमें सिकुड़ने या फैलने का वर्क होता है। और इन पेशियों से जुड़ा हुआ एक पारदर्शी पर्दा या झिल्ली होती है, जो जलवायु विशेष के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग स्थान के व्यक्तियों में अलग अलग रंग में होती है। नीली, भूरी, काली, इस तरह से परिचारिका का रंग होता है और परिचारिका सिलेरी पेशियों से जुड़ी है, इसलिए यह भी सिकुड़ती फैलती रहती है। परिचारिका के बीचों बीच के पॉइंट को, मध्य बिंदु को पुतली कहते हैं, जो नेत्र लेंस के ठीक सामने होती है और नेत्र लेंस की सुरक्षा गार्ड होती है। कम या अधिक प्रकाश की तीव्रता से नेत्र लेंस की रक्षा करती है। नेत्र लेंस मांस का कोमल उभय उत्तल लेंस होता है, जिसके आगे के पृष्ठ की वक्रता अधिक और पिछले पृष्ठ की वक्रता कम होती है। नेत्र लेंस सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहरी आघातों से इसकी रक्षा हो सके 2 प्रकार के द्रवों से घिरा होता है। एक होता है जलीय द्रव और एक होता है कांचार द्रव। परिचारिका और नेत्र लेंस के मध्य जो द्रव होता है वह जलीय द्रव होता है और नेत्र लेंस तथा दृष्टि पटल के मध्य का द्रव कांचार द्रव।
जो बाहरी आघातों से नेत्र लेंस की रक्षा करता है। नेत्र लेंस इन दोनों द्रवों में तैरता रहता है। और बच्चों, नेत्र की तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण पटल होती है दृष्टि पटल या रेटिना। इसके पीत बिंदु वाले स्थान पर वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। और दृष्टि पटल से मस्तिष्क तक जुड़ी हुई तंत्रिकाएं दिक् तंत्रिकाएं कहलाती हैं। समझाए थे आपको कि जिनके द्वारा मस्तिष्क और नेत्र के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और ये तंत्रिकाएं दो आकार में होती हैं, शलाकाकार और शंक्वाकार। शंक्वाकार तंत्रिकाओं से रंग संवेदना का एहसास होता है, जबकि शलाकाकार तंत्रिकाओं से प्रकाश संवेदना का एहसास होता है। अगर जो है शलाकाकार तंत्रिकाएं जीर्ण शीर्ण या ना हो तो व्यक्ति को प्रकाश का माने अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे कबूतर और मुर्गे वगैरह को। और रंगों की संवेदना का एहसास मनुष्य को नहीं होगा अगर जो है शंक्वाकार तंत्रिकाएं कम हो या हो ही ना, या जीर्ण शीर्ण हो, कमजोर स्तर पर हो, काम न करती हो। तो इस तरह से जो है हमारे मानव नेत्र की संरचना थी। मानव नेत्र से वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है यह भी समझाए थे कि जब नेत्र के सम्मुख कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं तो परावर्तित होकर नेत्र पर आपतित होती हैं और ये प्रकाशिक किरणें श्वेत मंडल से होते हुए नेत्र के भीतर प्रवेश करती हैं। रक्तक पटल द्वारा ज़्यादातर प्रकाश की किरणें अवशोषित हो जाती हैं। कुछ एक प्रकाश की किरणें जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस पर गिरती हैं। नेत्र लेंस इन किरणों को पीत बिंदु पर अपवर्तित कर देता है, जहाँ वस्तु का छोटा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। दिक् तंत्रिकाओं से इस वस्तु की सूचना मस्तिष्क को प्राप्त हो जाती है और मस्तिष्क इसे सही स्पष्ट सूचित करके आभास करा देता है। इस तरह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है नेत्र के द्वारा। अब बच्चों एक खास बात ध्यान देना है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अगर हम पूछें कि हमारे नेत्र से कितना अधिकतम दूरी या कितना कम दूरी तक वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो बेटा नेत्रों हेतु दूर बिंदु माने ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर देख सकते हैं, अनंत होता है। नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। तो दूर बिंदु अनंत का मतलब है कि आप जानते हो बेटा, आसमान में अगर कोई जहाज वगैरह उड़ रहा है आप उसे देख लेते हो, दिखाई देता है, आपको पक्षी भी दिखाई देते हैं। तो आपके नेत्रों के दूर बिंदु की वैल्यू अनंत है। लेकिन एक अंतर है, किसी भी वस्तु को जब बहुत दूर होती जाती है तो आप उसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाते, बहुत सूक्ष्म या छोटी देखते हो। जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं हूबहू उतने लंबी, उतने मोटी, उतने चौड़ी दिखाएं। स्वस्थ नेत्रों से जितनी दूरी पर स्थित वस्तुएं हूबहू दिखे, सेम उसी आकार में दिखे, वह दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितना बड़ा नाम है इसका, न्यूनतम दूरी। और इसे लिखते डी से है, डॉक्टरों द्वारा मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आई है। तो अब समझो जरा, नेत्रों से जितनी दूरी पर स्थित वस्तुएं अस्पष्टतया हूबहू दिखती है, वह दूरी नेत्रों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। बात समझ रहे हो कि माने जितनी दूरी पर हम कोई वस्तु रखें और वो सेम आकार में दिखे, बहुत ज़्यादा दूर रख देंगे तो छोटी दिखने लगेगी ना, तो जितनी दूरी पर रखी वस्तुएं सेम हूबहू वैसे की वैसे दिखती हो, वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और डॉक्टरों ने पता लगाया है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए इस दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। माने अगर हम अपने नेत्रों से 25 सेमी दूरी पर वस्तुओं को रखकर स्पष्टतया देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे नेत्र में कोई भी विकार, बीमारी, दोष, कमी, गड़बड़ी नहीं है, हम नेत्रों से स्वस्थ हैं। ठीक है, तो नेत्रों के लिए आपसे पूछा जाए दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु का मतलब नेत्रों के द्वारा जितनी अधिक से अधिक दूरी तक वस्तुएं देखी जा सकें वही दूर बिंदु कहलाता है। और मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु
का मान क्या होता है, अनंत। और निकट बिंदु पूछा जाए तो मानव नेत्र से कितनी कम से कम दूरी पर स्थित वस्तुएं दिखे, वो जो है निकट बिंदु होता है और उसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, स्वस्थ नेत्रों से जितनी कम से कम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सके वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसका मान 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, कोई व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा हो, किंतु अगर उससे ज्यादा दूरी पर रख दे हम वस्तु को तब देख ले, या उससे कम दूरी पर रख दे वस्तु को तब देख ले। माने अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुएं न देख करके 25 से ज़्यादा दूरी पर जब वस्तुएं रखी जाएं उन्हें देख पाता हो, माने 30 पर रख दें हम वस्तु को, 35 पे या 40 पे रख दे और तब वस्तु को देख ले, या 25 से कम दूरी पर रख दे 20 पे या 10 पे। माने जैसे कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं तो देखते हो कि बहुत दूर करके पढ़ते हैं या बहुत नज़दीक आके गड़ा के पढ़ते हैं। तो जब कोई व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टतया न देख सके बल्कि उससे अधिक दूरी या उससे कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टतया देख पाता है तो यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। और आज हम आपको कई प्रकार के दृष्टि दोष से परिचित कराते हैं, कंफ्यूजन भी दूर होगा, परिचित भी होइएगा। तो यहाँ समझिए जरा, दृष्टि दोष क्या बताए बेटा, कि जब कोई भी वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जाने पर न दिखकर उससे कम या उससे अधिक दूरी पर रखने पर स्पष्टतया दिखे तो इस तरह के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, जो कई प्रकार के हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष नाम से समझना कंफ्यूजन होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है नजदीक रखकर देखने वाली बीमारी। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब निकट वाला न दिखा, तो ऐसा नहीं है, उल्टा होता है फिजिक्स में या साइंस में। निकट दृष्टि दोष माने आदमी जो है नजदीक रखकर देखता है, ये बात हुई। तो अब आप परिभाषा बना सकते हो, जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया न दिख करके इस दूरी से कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया दिखे तो यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। माने व्यक्ति बहुत नजदीक रखकर पढ़ता है, ठीक है, ये मत सोचना को कर नजदीक दिखा तो दूर न दिखा तो, उल्टा समझना वही। तो जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया न दिख उससे कम दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया दिखें तो यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। माने निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यह दोष क्यों होता है और इस दोष का निवारण कैसे होता है? हालांकि इस दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस के चश्मे के थ्रू करते हैं, बट अभी समझाएंगे यह दोष क्यों होता है। उसके पहले और जानो दूर दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया न दिखकर उससे अधिक दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया दिखे तो यह दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। माने आदमी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर अखबार पढ़ रहा है तो इसका मतलब इसे कोई दोष नहीं है। बढ़ा दे 40 पे रखकर अखबार पढ़ रहा है तो इसका मतलब इसे दूर दृष्टि दोष है। 25 से अधिक दूरी पर रख करके पेपर को पढ़ रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्टतया दिखाई देती हैं तो यह दोष
दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इज दैट ओके? यह दोष क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है, जब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर रखकर वस्तुओं को पढ़ना होता है, और इस दोष का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे से होता है। उसके बाद बेटा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे की अवस्था में, जैसे महात्मा गांधी और इनके मोटका चश्मा लागत है, नानी दादी वगैरह देखो मोटा चश्मा लगा रहता है, उसमें डबल लेंस लगा रहता है, ऊपर एक लेंस रहता है एक नीचे, ना उनका नज़दीक दिखा न दूर दिखा, दोनों बीमारी आता है। तो बच्चों बुढ़ापे की अवस्था में जब जो है सिलेरी पेशियां काम करना बंद कर देती है, नेत्र लेंस सिकुड़ना फैलना बंद कर देता है, तो व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि के पर स्थित वस्तुओं के बजाय स्पर्श दृष्टि से निकटतम या स्पर्श दृष्टि से दूर वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं, और यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब बेटा उसके बाद है एक दोष, ध्यान दीजिएगा, अबिंदुकता। जब जो है दो पास स्थित वस्तुएं अलग अलग ना दिखाई दें, एक ही दिखाई देने लगे, जैसे हम दो बहुत नजदीक रेखाएं खींचे हैं और अगर हम दूर से इन्हें देखें और ये एकदम एक ही रेखा दिखे, डिफरेंस ना दिखे, तो यह दृष्टि दोष अबिंदुकता कहलाता है। ठीक है? तो जब जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर लगभग निकट स्थित वस्तुएं एक ही स्थान पर दिखें, उनमें विभेद या अंतर न प्राप्त हो, तो यह दोष क्या कहलाता है? अबिंदुकता। फिर एक दोष है द्विपार्श्विकता। कौन सा दोष बेटा? अक्षीय द्विपार्श्विकता या द्विपार्श्विकता। कभी कभी जब जो है नेत्रों के सम्मुख वस्तु रखी जाती है और नेत्र गोलक टेढ़ा हो गया रहता है, अक्षीय रूपांतरण हो गया रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब पीठ बिंदु के बजाय अगल बगल बनता है, इस साइड बनता है या इस साइड बनता है, और तब वस्तु जो है किसी अन्य स्थान पर दिखती है। जैसे हम जो है आपकी ओर देखते रहें और बात इनसे करते रहें। कुछ लोग सुने होंगे देहातों में टिपंकहा कहते हैं, या LLTT, लुक लंदन टाक टोक्यो, जैसे जो है रखत रहिए रामलाल कहते ही और बतलात रहिए श्यामल कहो जो ना गया उन्होंने, तो मतलब उनके इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो उनकी समझ में है कि ये जौना ही यहाँ खड़ा है, तो नजर इधर करे नहीं है, बतलात इनसे रहे, तो ये द्विपार्श्विकता का रूप होता है। ऐसे लोगों से परिचित होंगे ना। तो हाँ, इस तरह से जो है द्विपार्श्विकता पहले तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, द्विपार्श्विकता रोग हो गया। उसके बाद एक बहुत फेमस और बढ़िया रोग बताने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जरा मजेदार है, वर्ण अंधता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, रंग संबंधित दोष या विकार। देखो बच्चों, जब किसी व्यक्ति के नेत्रों में शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाएं जीर्ण शीर्ण या ना हो, तो उस व्यक्ति को रंगों की पहचान में प्रॉब्लम होती है, माने व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता। इस प्रकार के दोष को वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह एक जेनेटिक दोष है, मतलब अनुवंशिक लक्षण है, माता पिता से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। अगर मम्मी पापा को ये रोग है तो उनके किसी बच्चे में यह रोग जरूर रहेगा, और यह रोग मोस्टली सबको होता है, लेकिन लोग जान नहीं पाते। जब कभी अगर रेलवे भर्ती के एग्जाम जाए तो वही चेक होता है, रोग के जांच वही होता है कि देखिए लाल पहचान पाओ, हरा पहचान पाओ, नहीं पता लगे लाल निशान रहा तो हरा समझ में आया, गाड़ी चलाए जाए रुके बजाय, तो वही समझ में आता है कलर ब्लाइंडनेस का रोग है या नहीं है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए और सुनिए। जब व्यक्ति के नेत्रों में शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाएं ना हो या शंक्वाकार दिक् तंत्रिकाओं का अभाव हो, तो व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता, व्यक्ति को रंगों का विभेद नहीं हो पाता, वो रंगों में अंतर नहीं समझ पाता, हर रंग को एक जैसा समझने लगता है।
और इस दोष को वर्णनता कहते हैं या कलर ब्लाइंडनेस अंग्रेजी नाम है इसका। और यह दोष आनुवंशिक दोष है और यह दोष लगभग हर व्यक्ति में होता है। हर व्यक्ति किन्हीं कलर में पहचान जरूर नहीं कर पाता, माने हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसमें वो डिफरेंस नहीं बता पाता, कोनो कलर में अंतर जरूर न बता पाते हैं, थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस सब में होता है। अब बच्चों एक खास बात, एक बहुत बढ़िया मज़ेदार चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे बेटा कोई बीमारी हो या कोई आविष्कार हो, कोई वैज्ञानिक करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी बीमारी के बारे में पता लगाए या किसी बीमारी का इलाज खोजे या कोई प्रॉब्लम समस्या का जो है उपाय खोजे और आविष्कार करे, तो हम लोग स्मृति में उस वैज्ञानिक के उस उपाय का नाम वही रख देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। जॉन डाल्टन जो है केमिस्ट्री के फेमस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की खोज की थी और जिन्होंने परमाणुवाद वगैरह बताया था। केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत आविष्कार किए थे। उस समय जब इनका जन्म था, माने जब इनकी जो है मार्केट थी, तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे जो है सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता था, बहुत फेमस व्यक्तित्व थे ये। अब संयोग से इनको एक दिन चेक किया गया तो इनको कलर ब्लाइंडनेस का दोष था। तो अब सोचो, ना ये कलर ब्लाइंडनेस खोजे थे, ना कलर ब्लाइंडनेस की कोई दवा पता लगाए थे, लेकिन इनको ये रोग हो गया था और ये बहुत फेमस व्यक्ति रहे, इनके चिराग जलत रहन नाम के। तो यह लिए जो है उस बीमारी के नाम इनके नाम पे रख देंगे, डाल्टोनिज्म। डाल्टन को यह बीमारी हो गई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम ही एक पड़ गया डाल्टोनिज्म, डाल्टनवा के भय बीमारी। तो जो डाल्टन वैज्ञानिक को यह बीमारी हुई थी और इस आधार पर इस बीमारी का नाम ही डाल्टोनिज्म हो गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म इस तरह से जो है ये इतने प्रकार के दृष्टि दोष है। और नेत्र संबंधित कंपटीशन की चीज़ें भी हम आपको बीच बीच में बताते हैं। जैसे नेत्र दान प्रक्रिया में हमने बताया है श्वेत मंडल या कार्निया का दान किया जाता है। प्रतिबिंब सदैव दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु पर बनता है। ये सब चीज़ें माइंड मेकअप करके रखो। एक और क्वेश्चन कंपटीशन का बताने जा रहे हैं नेत्र से रिलेटेड। कभी कभी पूछता है, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, हम बता दे रहे हैं कि रात्रि में जानवरों की आंखें चमकती है। जैसे अगर अभी कमरे उमरे में अंधेरे कमरे में आ जाओ, कुत्ता उत्ता कहीं बैठता है या बिल्ली उल्ली बैठी तो डर जाओगे, क्योंकि उसकी दोनों आंखें जैसे लाल 08 के बल्ब जल रहा है, दूर से ही दिखती रहती है ना। जानवरों की आंखें दिखती है, रात में चमकती है नहीं, अपनी आंखें देखना रहती है। तो जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती है क्यों? क्योंकि जानवरों के नेत्र में एक कोशिका पाई जाती है, वर्णी कोशिका, माने कई कलर युक्त कोशिका, और उसी का प्रकीर्णन होता है रात्रि में। भिन्न भिन्न कलर में वो जो है कोशिका दिखती है, इसलिए रात्रि में जानवरों की आंखें चमकती है। उस कोशिका का नाम पूछा जाता है कि रात्रि में जानवरों की आंखें क्यों चमकती है। तो रात्रि में जानवरों के नेत्रों में टेपिटप लूसीडम, इतना बड़ा नाम है, टेपिटप लूसीडम, टेपिटप लूसीडम नामक वो रंगीन कोशिका पाई जाती है। और इसी वजह से जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। याद रहे, टेपिटप लूसीडम, ये पूरा एक नाम है, पूरा एक नाम है, अंग्रेजी नाम है। तो बायो वाले बच्चे जानते हो शायद। तो टेपिटप लूसीडम यह कोशिका पाई जाती है जंतुओं के नेत्रों में, रंगीन या वर्णी कोशिका होती है, जिस कारण जानवरों की नेत्र जो है रात्रि में चमकते हैं। अब बच्चों कुछ और बातें नेत्र से संबंधित। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दृष्टि दोष क्यों होता है, निकट वाला और दूर दृष्टि दोष, और निवारण कैसे होता है। यहाँ देखिए जरा रफ फिगर बनाए हैं नेत्र की। समझाने के पर्पज से रफ फिगर बनाए हैं कि समझ आ जाए, याद हो जाए, भूलो ना।
यहाँ कहीं बेटा पीत बिंदु होता है, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ कहीं नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस से पीत बिंदु तक की दूरी नेत्र की फोकस दूरी कहलाती है। और ये सामने वस्तु रहती है और इससे किरणें ऐसे आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वो पीत बिंदु पर मिलती है और प्रतिबिंब बनता है। ऐसी कहानी होती होगी, रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये नेत्र गोलक सिकुड़ जाए, छोटा हो जाए, या ये जो नेत्र लेंस है ये जो है सिकुड़ कर मोटा हो जाए, दोनों कंडीशन। यदि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए या नेत्र लेंस सिकुड़कर मोटा हो जाए तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो अब ये जो प्रकाश की किरणें वस्तु से आ रही थी, फोकस दूरी अब हियां के बजाय हियां तक हो गई, तो ये यहीं पर मिलेंगी, प्रतिबिंब यही बनने लगेगा कि नहीं? चित्र देखो और समझो। पहले नेत्र के सामने वस्तु थी और लेंस से किरणें कहां पर अपवर्तित होती थी? पेद बिंदु पर, प्रतिबिंब वही बन जाता था। ये इतना दूरी फोकस दूरी होती थी ना, तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बना देती थी अनंत से आने वाली किरणों के लिए। अब हम बता रहे हैं कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए या नेत्र लेंस सिकुड़कर मोटा हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो फोकस दूरी यहाँ तक थी वो चित्र देखो जरा सुस्मी, यहाँ तक हो गई। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कि नहीं? यहाँ बनेगा, मतलब लगभग में क्या बताओगे कि जब नेत्र गोलक का व्यास घट जाए, नेत्र लेंस मोटा हो जाए, फोकस दूरी कम हो जाए, तो नेत्रों के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ना बनकर पीत बिंदु के पहले बनने लगता है। पहले बनने लगेगा कि नहीं? तो हमें वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी। वस्तु दिखने के लिए जरूरी है कि प्रतिबिंब कहाँ पर आए, तो इसलिए ये वस्तु जो यहाँ पर है और आगे खिसकाओ तो ये प्रतिबिंब और पीछे खिसकेगा, यही तो होगा। तो अब प्रतिबिंब पीत बिंदु के पहले के बजाय पीत बिंदु पर बने, इसलिए हमें वस्तुओं को और नजदीक रख लेना पड़ता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु के पहले की बजाय पीत बिंदु पर सरक कर चला जाए। जब वस्तु आगे लाओगे तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा कि नहीं? कहाँ पर पहुंच जाएगा? और वस्तु दिखाई देने लगेगी। लेकिन ऐसा करने पर हमें वस्तु नजदीक रखना पड़ा, स्पष्ट दृष्टि से कम दूरी पर रखना पड़ा, तो इसलिए हमें कौन सा दोष हो गया? समझ आया? तो आप समझ गए और हमेशा के लिए याद कर लो। कक्षा 9-10 में पढ़े रहे होंगे लेकिन याद नहीं हुआ होगा, ना समझ आया होगा। तो जब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तुएं जो है रखी जाती हैं और नेत्र गोलक का व्यास कम रहे या नेत्र लेंस फूल कर मोटा हो गए रहे, दोनों कंडीशन में उसकी फोकस दूरी कम रहे, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु के बजाय और थोड़ा पहले बनता है। प्रतिबिंब और पीछे करें, पीत बिंदु पर पहुंचे, इसलिए हमें वस्तुओं को और नजदीक रखकर देखना होता है और हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। इसका उल्टा, जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, नेत्र लेंस पतला हो जाए, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। माने फोकस दूरी अब जो है यहाँ तक हो जाती है, ये इतना थी और ज्यादा हो गई। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु के बजाय पीत बिंदु से पीछे बनता है और प्रतिबिंब को अब और आगे खिसकाना है, पीत बिंदु पर लाना है। तो वस्तु को और दूर करते हैं। जो वस्तु उधर गई, प्रतिबिंब और इधर खींचा, जिस दिशा में वस्तु जाती है उसी दिशा में प्रतिबिंब भी खींचता है। तो वस्तु जो है इधर किए तो प्रतिबिंब जो यहाँ है आगे आ गया, और कहाँ पर आ गया? लेकिन वस्तु हमारी क्या हो गई? दूर हो गई, दूर दृष्टि दोष हो गया। तब आप समझा लोगे इसको भी। ऐसा बताया हूँ चित्र बना के कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है या नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, बदले में वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा पीत बिंदु के पीछे बनता है। इस कारण वस्तुएं नहीं दिखाई देती। वस्तुएं दिखें इसलिए अब जो है
वस्तुओं को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, जिससे प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनने लगे और वस्तु दिखाई देने लगे। तो इस परिस्थिति में वस्तुओं को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर रखकर देखा जा रहा है, और इस कारण जो है यह दूरदृष्टि दोष हो गया। तो कारण जान गए, सुस्मी याद हो गया, समझ गए, बता लोगे अपने मन से। अब निवारण डॉक्टर के द्वारा दृष्टि दोष का कैसे होता है। तो देखो बेटा, डॉक्टर कोई निवारण नहीं करता, वो आपको छुट्टियां बना के आपसे पैसे ले लेता है। आप सोचो, खुद सोचो कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, वो उस बीमारी का जो है समझ लेता है लक्षण से कि फला बीमारी हुई है, दवा दे देता है, कहता है एक खुराक सवेरे, एक खुराक संध्या की, एक खुराक कल, एक खुराक परसों, खा ले, 2 दिन 3 दिन में आराम हो जाए तो बीमारी दूर हो जाता है। लेकिन जब आपको नेत्र दोष होता है, दूर रखकर या नज़दीक रखकर देखने की बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो आपको कोई दवा नहीं देता कि आपको दवा दे दे 2-3 दिन खाओ आराम हो जाए। जब दोष हो जाए तो नेत्र के तो हमेशा बिना बना रहा था, वो कभी दूर ना होता है। डॉक्टर बस बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा ऐंठता है, करता क्या है, वो थोड़ा फिजिक्स लगा देता है। वो जानता है कि अमुक व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है जैसे, तो वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बजाय वस्तुओं को और दूर रखकर पढ़ पाएगा। माने जैसे क्योंकि दूर दृष्टि दोष बाबा मान लें 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के वस्तु पढ़ पाता है, दिमाग लगा दे फिजिक्स वाला। कैसे, एक चीज चश्मा पहनाए और चश्मा में उत्तल लेंस लगाए दे। अब कहे कि भाई तोरे दोस्त ना कहना कैसे, कह देखा अखबार रखा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, माने अब अखबार आप 25 पे रखे, कितने पे, जबकि पहले कितने पे रख के पढ़ लेते रहे, 40 पे, तोरे 200 गिरा था। जब अखबार 25 रख पे तो अखबार और आंख के बीच में लेंस आ गया है, और लेंस के काम हो तो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना। तो ये जो लेंस है उत्तल लेंस है, ये जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर अखबार रखा है, इसकी फोटो 40 पे बना देता है। कैलकुलेशन के कैसे वो लेंस लगा हुआ था, तो वस्तु रखे यही 25 पे, फोटोइया बनत बा, और वह फोटोइया हमारी आँखी के दिखात बा, हमारे आँखी की ताकत क्षमता औकात 40 तक देखे कोई के बाद, तो हम तो साफ साफ पढ़ ले खटाखट। लेकिन जो बगली गुली वाले हैं कहीं अरे तो 25 पे रख के पढ़े लागे, एक मतलब इनके कोनो बीमारी ना था, धूप वाला चश्मा लगाया है। तो यही करता है डॉक्टर। तो जब जो है डॉक्टर या जब दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है, तो दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा होता है। जब व्यक्ति उत्तल लेंस का चश्मा प्रयुक्त करता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस जो कि चश्मे में लगा है के द्वारा अधिक दूरी पर बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों की क्षमता अधिक दूरी वाली वस्तुओं को देखने की बनी रहती है, और वो फिर अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टतया देख लेता है, और ये समझ आता है कि दोष का निवारण हो गया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो मतलब है कि वो 25 से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को देख पाता है। तो जब जो है डॉक्टर इसका इलाज करता है तो वह उसको अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनने की सलाह देता है। तो जब व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर वस्तुओं को पढ़ता है, चश्मे में अवतल लेंस लगा है, और इस अवतल लेंस के द्वारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब और पहले बन जाता है और कम दूरी पर बन जाता है, और हमारी आंखें उसे देख लेती हैं और समझ आता है कि दोष का निवारण हो गया है। तो इस तरह से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के होने की वजह और इनका निवारण हमने आपको समझाया। मस्त समझ में आ गया होगा, कहीं कोई असुविधा नहीं है। इस चैप्टर में, हालांकि प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में ये हेडिंग है, मगर हम यहाँ समझा दे रहे हैं क्योंकि नेत्र से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा सुस्मी, नेत्रों की समंजन क्षमता है, अगले चैप्टर में पढ़ा यहाँ दे रहे हैं। परिभाषा है 2 लाइन की, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, चैप्टर समाप्त हो गया है। नेत्रों की समंजन क्षमता, अभी हमने बताया नेत्र लेंस से पीत बिंदु तक की दूरी नेत्रों की क्या कहलाती है। अब बच्चों, अगर हम किसी वस्तु को जो कि बहुत
छोटी है उसे देखना हो तो फिर हमारा नेत्र लेंस सिकुड़ जाएगा, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, आराम से दिख जाएगा। या कोई वस्तु बहुत नज़दीक करके देखनी हो तो भी हमारा नेत्र लेंस सिकुड़ जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी और वस्तु आराम से जो है दिख जाएगी। दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो नेत्र लेंस हम आँख फाड़ते हैं, बड़ा हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और वह वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाती है। कहने का मतलब नेत्र की जो पेशियां हैं वो नेत्र लेंस को एडजस्ट करती हैं, समायोजित करती हैं, उसकी फोकस दूरी घटाती या बढ़ाती हैं। क्यों? जिससे व्यक्ति दूर की भी वस्तुएं देख सके, निकट की भी देख सके, छोटी भी देख सके और इसी क्षमता को नेत्रों की समंजन क्षमता कहा जाता है। तो परिभाषा बनी, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्रों की। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ और इस चैप्टर में बच्चों न्यूमेरिकल आता है।